तमस। उपन्यास 10। दिन के उजाले में शहर अधमरा सा पड़ा था, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। मंडी अभी भी जल रही थी। म्यूनिसिपैलिटी के फायर ब्रिगेड ने उसके साथ जूझना कब का छोड़ दिया था। उसमें से उठने वाले धुएं से आसमान में कालिमा पुत रही थी, जबकि रात के वक्त आसमान लाल हो रहा था। 17 दुकानें जलकर राख हो चुकी थीं। दुकानें बंद थीं। दूध दही की दुकानें कहीं कहीं खुली थीं और उनके निकट 2-2, 4-4 आदमी खड़े रात की घटनाओं के बारे में कयास लगा रहे थे। मारकाट के बारे में अफवाहें ज्यादा थीं। ग्वालमंडी वाले कहते रत्ता में दंगा हुआ है, रत्ता वाले कहते कमेटी मोहल्ले में दंगा हुआ है। नया मोहल्ला के चौक में एक घोड़ा मरा हुआ पाया गया था। शहर के बाहर गांव को जाने वाली सड़क पर एक अधेड़ उम्र के आदमी की लाश मिली थी। कॉलेज रोड पर जूतों की एक दुकान और साथ में बैठने वाले दर्जी की दुकान लूट ली गई थी। एक और लाश शहर के सिरे पर एक कब्रिस्तान में मिली थी। लाश किसी अधेड़ उम्र के हिंदू की थी और उसकी जेब में से कुछ रेजगारी और दहेज के कपड़ों की एक फहरिस्त मिली थी। मोहल्लों के बीच लीकें खिंच गई थीं। हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमान को जाने की अब हिम्मत नहीं थी और मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदू सिख अब नहीं आ जा सकते थे। आंखों में संशय और भय उतर आए थे। गलियों के सिरों पर और सड़कों के नाकों पर जगह जगह कुछ लोग हाथों में लाठियां और भाले लिए और मुश्के बांधे छिपे बैठे थे। जहां कहीं हिंदू और मुसलमान पड़ोसी एक दूसरे के पास खड़े थे, बार बार एक ही वाक्य दोहरा रहे थे, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ है। इससे आगे वार्तालाप बढ़ ही नहीं पाता था। वातावरण में जड़ता सी आ गई थी। सभी लोग मन ही मन जानते थे कि यह कांड यहीं पर खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा किसी को मालूम नहीं था। घरों के दरवाजे बंद थे। शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योड़ियों, दरारों, छिद्रों में से उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा किए जा रही हैं। लोग अपने अपने मोहल्लों में बंद हो गए थे, केवल उड़ती अफवाहों के बल पर एक दूसरे से संपर्क रखे हुए थे। खाते पीते घरों के लोग अपने अपने बचाव में उलझ गए थे। सार्वजनिक काम ठप हो गए थे। कांग्रेस की प्रभात फेरी और तामीरी काम और सभी काम एक दिन में खत्म हो गए थे। फिर भी सुबह सवेरे हस्बे मामूल जर्नल जैसे तैसे सड़कें लांघता कांग्रेस के दफ्तर के सामने पहुंच गया था। वहां पर ताला चढ़ा देखकर वह पौ फटने तक साथियों का इंतजार करता रहा और जब वे नहीं आए तो नाली के ऊपर बने चबूतरे पर खड़ा होकर उसने छोटी सी तकरीर की और वहां से रवाना हो गया। साहिबान, चूंकि आज सभी बुजदिल चूहों की तरह घरों में घुसे बैठे हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज प्रभात फेरी नहीं होगी। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि आप सब शहर में अमन बनाए रहें। ये सब शरारत अंग्रेज की है जो भाई भाई को आपस में लड़ाता है। जय हिंद। और वह चबूतरे पर से उतरकर लेफ्ट राइट करता अंधेरे में खो गया था। उधर रणवीर रात को घर नहीं लौटा था, लेकिन जैसे तैसे मास्टर देवव्रत ने उसके कुशल क्षेम की खबर लाला लक्ष्मीनारायण को भिजवा दी थी। दूसरे लालाजी अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें, कहां जाएं, कि शाहनवाज स्वयं पहुंच गया था। ऊंचा लंबा रोबीला शाहनवाज, वह अपनी गहरे नीले रंग की ब्यूक गाड़ी लेकर आया था। शाहनवाज के साथ लालाजी की जान पहचान तो थी, पर बेतकल्लुफी नहीं थी। देखते ही देखते लालाली, उनकी पत्नी और बेटी उसी मोटर में बैठकर मोहल्ले में से निकल गए थे। नानको अकेला मकान की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। मुस्तैदी से चौकीदारी करना, सोए नहीं रहना। नानको, सारा घर तुम पर छोड़कर जा रहे हैं। और मोटर रवाना हो गई थी। नीली ब्यूक गाड़ी सुनसान सड़कों पर बल खाती चली जा रही थी। जगह जगह रास्ते पर खड़े लोगों की नजर उन पर जाती थी। सभी देखते थे कि अगली सीट पर ड्राइवर की जगह तुर्रेदार पगड़ी पहने शाहनवाज बैठा था। दोस्तों का दोस्त, चिट्टा दमकता चेहरा और उसकी बगल में लाला लक्ष्मीनारायण बैठे हैं और पीछे जनानी सवारियां बैठी हैं। यों निकलकर जाना बड़ी हिम्मत की बात थी। और जब कहीं सड़क पर लोगों की गांठ नजर आती, लालाजी दूसरी ओर देखने लगते थे, जबकि पिछली सीट पर बैठी लालाजी की पत्नी शाहनवाज को असीसे दे रही थी। ऐसे लोगों के दिल में भगवान बसता है जो मुसीबत में लोगों का हाथ पकड़ते हैं। और अब ब्यूक गाड़ी लालाजी और उनके परिवार को सदर बाजार में उनके किसी संबंधी के घर छोड़ देने के बाद फिर से शहर की सड़कों पर बढ़ती चली जा रही थी। अब शाहनवाज सीधे अपने जिगरी दोस्त रघुनाथ के डेरे पर जा रहा था। पर शाहनवाज को अपने बचाव की कोई चिंता नहीं थी। उसकी ब्यूक मोटर सभी जगह जाती थी। जामा मस्जिद के सामने से होती हुई ब्यूक गाड़ी माई सत्तो के तालाब की ओर जा रही थी। सड़क के दोनों ओर के मकान छोटे छोटे थे। छोटी छोटी दुकानें, जिनके आगे लाठियों के सहारे सायबान खड़े किए गए थे, खंडहर सी लग रही थीं। यह मुसलमानी इलाका था। अद्दूटा पुल पार करने के बाद मोटर सैयदों के मोहल्ले की ओर बढ़ चली। दाएं बाएं के घर ऊंचे उठने लगे।
छज्जों वाले 2 मंजिला 3 मंजिला घर, नीचे आगे को बढ़े हुए चबूतरे, केवाड़ों खिड़कियों के ऊपर रंगीन शोशें। यहाँ हिंदू वकील और ठेकेदार रहते थे। एक आध को छोड़कर सभी हिंदू थे। शाहनवाज का अनेकों के साथ उठना बैठना था। बेतकल्लुफी थी, दोस्ती यारी थी। वह जानता था इस वक्त झरोखों में लगी आंखें उसकी ओर देखे जा रही हैं, पर उसे इस बात का भी विश्वास था कि सभी आंखें उसे पहचानती हैं। फिर भी उसने मोटर की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी। माई सत्तो के तालाब के पास पहुंचकर वह दाएं हाथ को मुड़ गया। यह इलाका मिला जुला इलाका था। सभी तरह के लोग रहते थे। दुकानों की एक लंबी कतार जूतियां बनाने वालों की थी। ये लोग होशियारपुर से आए थे। सभी सिख थे। सभी दुकानें बंद थीं। आगे चलकर कुछ कच्चे घर थे, जिनकी दीवारों पर गोबर की थापियां लगी थीं। यह इलाका भी सुनसान पड़ा था। यह भंगियों की बस्ती थी। शाहनवाज की मोटर फिर धीमी हो गई। यहां संकट का साया इतना गहरा हुआ नहीं जान पड़ता था। बिजली के खंभे के इर्द गिर्द 2 बच्चे एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हुए घूम रहे थे। उन्हीं के नजदीक बच्चों की एक और टोली खेल रही थी। पास से गुजरते हुए शाहनवाज ने ध्यान से उनकी ओर देखा। बच्चे घेरा बनाए खड़े थे और घेरे के अंदर एक छोटी सी लड़की कुर्ता ऊपर खींचकर जमीन पर लेटी थी और उसकी जांघों पर एक नन्हा सा लड़का बैठा था। उसने भी अपना कुर्ता ऊपर को चढ़ा रखा था। आसपास खड़े सभी बच्चे हंसी से लोटपोट हो रहे थे। कमजात, इन्हें और कोई खेल नहीं सूझा। शाहनवाज बुदबुदाया और हंसकर आगे बढ़ गया। इस इलाके में अभी तक तनाव नहीं आया था। यदि था तो नजर नहीं आता था। शाहनवाज के चेहरे की ओर देखते हुए यह नहीं लगता था कि कभी उसके मन में भी ओछे या क्षुद्र विचार उठ सकते होंगे। रोबीला जवान, छाती तनी रहती, तुर्रा लहराता रहता, बूट चमचमाते रहते, सदा सरसराते धोबी के धुले कपड़े पहनता था। ईमान से ये किसी लड़की की तरफ देखकर मुस्करा दे तो वह मुस्कराए बिना नहीं रह सकती, उसके बारे में कहा जाता था। पर यह वर्षों पहले की बात थी। अब वह धीर गंभीर दुनियादार आदमी था। पेट्रोल के 2 पंपों का मालिक। इसकी मोटरें लारियां चलती थीं, पर फिर भी दोस्त परवर, मिलनसार, हंसमुख और जज्बाती, जैसा पहले हुआ करता था, अब भी था। दोस्त परवरी उसका ईमान थी। जब शहर में गड़बड़ शुरू हुई थी और वह रघुनाथ का सुख समाचार लेने आया था तो उसने रघुनाथ के घर की बगल में बैठने वाले नानबाई से कहा था, देख फकीरें, दोनों कान खोलकर सुन ले। अगर मेरे यार के घर को किसी ने बुरी नजर से देखा तो मैं तुझे पकाऊंगा। कोई इस घर के नजदीक नहीं आए। मोटर अब बड़ी सड़क पर आ गई थी। इलाका खुल गया था। सड़कें चौड़ी थी और आसपास के घर सड़कों से काफी दूरी पर थे। इलाका मुसलमानी था और मोटर धीमी रफ्तार से चली जा रही थी। भाभड़खाने की ओर जाने वाली सड़क के सिरे पर मौलादाद खड़ा था। पीछे एक दुकान के चबूतरे पर 5-7 आदमी मुश्के बांधे और लाठियां और भाले हाथ में लिए बैठे थे। मौलादाद आज भी अपनी निराली पोशाक में था। खाकी रंग की बिरजिस, गले में हरे रंग का रेशमी रूमाल। शाहनवाज की मोटर को आता देखकर आगे बढ़ाया था। क्या खबर है? शाहनवाज ने मोटर खड़ी करते हुए पूछा। क्या खबर है खान जी? उधर पिछले मोहल्ले में काफिरों ने एक गरीब मुसलमान को मार डाला है, कहते हुए मौलादाद के होठों पर गुस्से से झाग आ गया। मौलादाद की नजर में गुस्सा था, मानो वह कह रहा हो, तुम तो खान जी काफिरों से बगलगीर होते हो, उनके साथ उठते बैठते हो जबकि मुसलमान मर रहे हैं। पर वह कुछ भी बोला नहीं। मौलादाद जानता था कि उसकी पहुंच उस जगह तक नहीं जा सकती जिस जगह तक शाहनवाज की पहुंच जा सकती है। शाहनवाज का उठना बैठना डिप्टी कमिश्नर तक से था, शहर के रईसों तक था, जबकि मौलादाद कमेटी के आसपास ही बरसों से चक्कर काट रहा था। 5 काफिर हमने भी काटे हैं, इनकी मां की। शाहनवाज ने सुना अनसुना कर दिया और मोटर चला दी। वह थोड़ी दूर ही आगे गया था जब दाईं ओर एक गली में से सहसा बहुत से लोग नमूदार हुए। चुपचाप चलते हुए लोग सड़क पार करने लगे थे। जनाजा था। आगे आगे हयात बख्श चला जा रहा था। सिर पर कुल्ला, सफेद कमीज और सलवार। लोगों के पैरों की हल्की हल्की आहट हवा को जैसे थपकियां देती जा रही थी। शाहनवाज समझ गया था कि वह उसी मुसलमान की मैयत होगी। जनाजे के पीछे 2 छोटे छोटे लड़के भी जा रहे थे जो जरूर उसके बेटे रहे होंगे। थोड़ी देर बाद सड़क साफ हो गई थी। शाहनवाज ने गाड़ी फिर चला दी। फाटक लांघकर शाहनवाज ने मोटर पेड़ के नीचे खड़ी कर दी और चाबी झुलाता बंगले की ओर बढ़ने लगा। पर्दे के पीछे खिड़की के पास रघुनाथ की पत्नी ने उसे सबसे पहले देखा और उसे पहचानते ही उसे हार्दिक खुशी हुई। ओ कराड़, खोल दरवाजा, बाहर से आवाज आई। रघुनाथ की पत्नी लपककर बाथरूम की ओर गई। शाहनवाज तुमसे मिलने आया है, उसने दरवाजे के बाहर पति को संबोधन करते हुए कहा। मैं उसे बिठलाती हूं, तुम आओ। दरवाजा खुलने से पहले ही शाहनवाज फिर से बोलने लगा था। ओह याबू, बंगले में रहने लगा है तो दरवाजा ही नहीं खोलता।
फिर भाभी को सामने खड़ा देखकर अचकचा गया। भाभी सलाम। किधर है मेरा यार, उसने कहा और बैठने वाले कमरे में दाखिल हो गया। रघुनाथ की पत्नी ने बताया कि रघुनाथ बाथरूम में था और वह शाहनवाज के निकट कुर्सी पर बैठ गई। यहाँ कैसा है भाभी, कोई तकलीफ तो नहीं? अच्छा किया वहां से निकल आए। अच्छा है, पर अपना घर तो अपना ही होता है, अब न जाने कभी उसमें जाना होगा या नहीं। कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। शाहनवाज भी भावुक हो उठा। रो नहीं भाभी, अगर मैं जिंदा रहा तो तुम लोग जरूर फिर अपने घर में जाओगे, तू बेफिक्र रह। रघुनाथ की पत्नी शाहनवाज से पर्दा नहीं करती थी। उसके दोस्तों में से यही एक मुसलमान दोस्त था जिसके सामने वह बेझिझक आ जाती थी। रघुनाथ को इस बात का गर्व हुआ करता था कि उसका सबसे नजदीकी दोस्त एक मुसलमान है। फातिमा को नहीं लाए, जब आते हो अकेले चले आते हो। शहर में गड़बड़ है भाभी, तुम क्या समझती हो, मैं सैर को निकला हूं। तुम आ सकते हो तो वह नहीं आ सकती, मोटर में वह भी बैठ सकती थी। तभी रघुनाथ आ गया। ओ याबू, तुझे यहां भी टट्टियां लगी हैं, उधर से भाग के आया है काफिर और यहां भी टट्टियां करने लगा है। और दोनों बगलगीर हो गए। शाहनवाज का दिल फिर भावोद्रेक में डूब डूब गया। इस मेरे यार पर तो मेरी जान भी कुर्बान है, इसे कोई हाथ लगाकर तो देखे, उसकी चमड़ी उधेड़ दूं। भाभी बाहर जाने को हुई तो शाहनवाज ने उसे रोक दिया। कहां जा रही हो भाभी, मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा। क्यों, खाना क्यों नहीं खाओगे? ये तो बोलता ही रहेगा जानकी, तुम खाना तैयार करो, रघुनाथ बोला। जा जा, भिंडी खिलाएगा? मैं भिंडी नहीं खाता, भाभी मेरे लिए कुछ नहीं बनाना। पर जानकी जा चुकी थी, उसने पीछे से आवाज दी, खुदा कसम भाभी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे जल्दी जाना है, मैं 2 मिनट के लिए आया हूं। खाना नहीं खाओगे, चाय तो पियोगे? भाभी कमरे की दहलीज पर लौट आई थी। ये तो मैं पहले से जानता था तुम खाना नहीं खिलाओगी, पर लाओ तुम चाय ही पिला दो। दोनों दोस्त बैठ गए। रघुनाथ ने गंभीर आवाज में कहा, बहुत गड़बड़ है, दिल को बड़ा दुख होता है, भाई भाई का गला काट रहा है। पर सहसा इस वाक्य से दोनों के बीच एक तरह की दूरी सी पैदा हो गई। उनके आपसी रिश्ते की बात और थी, हिंदू मुसलमान के रिश्ते की बात दूसरी थी। इस वाक्य से रघुनाथ ने मानो निजी रिश्ते के साथ जातियों के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बारे में दोनों के अपने अलग अलग विचार थे। सुना है गांवों में भी फसाद शुरू हो गए हैं, रघुनाथ ने कहा, पर इस विषय पर अधिक वार्तालाप की गुंजाइश नहीं थी। दोनों वटपटा सा महसूस करने लगे। यह विषय उनके हार्दिक वार्तालाप पर कोहरे की चादर सा बिछ गया था। छोड़ याबू, तू अपनी बात कर, शाहनवाज ने विषय बदलते हुए कहा। जानता है कल मेरी किससे मुलाकात हो गई? भीम से, शाहनवाज ने चहककर कहा। कौन सा भीम? रघुनाथ ने पूछा और फिर दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। भीम उनका लड़कपन का सहपाठी रहा था और किसी छोटे से डेप्यूटी असिस्टेंट सिटी पोस्टमास्टर का बेटा था और इसी नाम से अपना परिचय दिया करता था। इसी कारण सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे। यही रहता है काफिर, 2 साल से कभी मिला ही नहीं, शाहनवाज ने कहा और शाहनवाज फिर ताली बजाकर हंस दिया। मैंने दूर से ही उसे पहचान लिया। मैंने जोर से कहा, डेप्यूटी असिस्टेंट सिटी पोस्टमास्टर साहिब। कमबख्त खड़ा हो गया, पर मिला बड़े प्यार से। भाभी चाय ले आई थी, मेज पर रखते हुए बोली, मुझे आपसे एक काम है खान जी। भाभी के आ जाने से दोनों को इत्मीनान हुआ। फसादों के बारे में बात करते समय दोनों अटपटा महसूस करते थे और मिल बैठें और इस भयानक स्थिति की चर्चा न करें, यह भी अटपटा लगता था। बचपन के मजाक और हंसी मजाक भी इस परिप्रेक्ष्य में कुछ कुछ खोखले लगने लगे थे। कहो न भाभी, अगर तकलीफ न हो तभी। तुम कहो भी। मेरे और मेरी जेठानी के जेवरों का एक डिब्बा घर में पड़ा है, वह निकलवाना है। जब आए थे तो थोड़ा सा सामान लेकर चले आए, मैं कुछ भी साथ नहीं लाई। इसमें क्या मुश्किल है भाभी, छोटा सा तो काम है। कहाँ रखे हैं? अधछत्ती वाली कोठरी में। शाहनवाज उनके घर के कोने कोने से परिचित था। दोस्तों में यही एक दोस्त घर के अंदर आ सकता था। उस पर तो ताला चढ़ा होगा, इतना बड़ा सिक्के का ताला। मैं चाबियां देती हूं, मैं जगह भी समझा दूंगी। निकाल लाऊंगा, आज ही निकाल लाऊंगा। मिल्की वहां पर होगा, वह ताला वाला खोल देगा। मिल्की वहीं पर है, मैं सुबह उस तरफ चक्कर लगा आया हूं, उसे खबरदार करता रहता हूं। खाना वाना कहाँ खाता है? सारा घर उसके पास है, वहीं रसोई घर में खाना बना लेता होगा और क्या, रघुनाथ बोला। रसद तो इतनी है कि 6 महीने तक खाए तो खत्म नहीं होगी, रघुनाथ की पत्नी ने कहा। फिर शाहनवाज की ओर देखकर बोली, फिर लाऊं चाबियां? शाहनवाज फिर भावुक हो उठा, उसे फिर गर्व का भास हुआ।
हजारों के जेवर की चाबियां भाभी मेरे हाथ में दे रही है, मुझे अपना समझती है तभी तो। भाभी चाबियां खनकाती ले आई। और जो मैं तुम्हारा जेवर हजम कर जाऊं तो। भाभी, तुमसे जेवर अच्छा है, खान जी, तुम उसे फेंक भी आओ तो मैं नहीं करूंगी। मैं कहूंगी तुम्हारी बला से। और फिर गुच्छों में से चुन चुनकर चाबियां दिखाने और समझाने लगी। थोड़ी देर बाद शाहनवाज जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। दोनों दोस्त बाहर आए और चुपचाप चलते हुए मोटर तक आ गए। किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं शाहनवाज, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। रघुनाथ के दिल से अपने आप ही जैसे कृतज्ञता के शब्द निकल आए थे। ओ चुप ओए कराड़, शाहनवाज ने कहा। जा घर जाकर बैठ, टट्टी कर, उसने कहा और मोटर का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। रघुनाथ खिटका खड़ा रहा। जाना, जा, इधर मेरा मगज क्यों चाट रहा है। रघुनाथ फिर भी खड़ा रहा। उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। जाना, अब जाना, मेरा हाथ गंदा नहीं कर। जा किसी वाकिफ से बात कर। जा जा, क्यों खड़ा मगज चाट रहा है, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। और शाहनवाज ने मोटर चला दी। दोपहर ढल चुकी थी जब जेवरों का डिब्बा लेने शाहनवाज रघुनाथ के पुश्तैनी घर पर पहुंचा। मिल्की ने दरवाजा देर से खोला। कौन है जी? खोलो दरवाजा, मैं हूं शाहनवाज। कौन जी? खोलो खोलो, मैं शाहनवाज हूं। जी आया जी, अंदर से ताला लगा है जी। अभी लाता हूं जी, चाबी अंगीठी पर रखी है। सड़क के पार फिरोज खाल वाले का गोदाम था। फिरोज अपने गोदाम के चबूतरे पर खड़ा खालों की दो गांठों को ठिकाने लगा रहा था। शाहनवाज ने उस ओर देखा तो वह बुद्ध की तरह खड़ा शाहनवाज की ओर देखे जा रहा था। शाहनवाज ने मुंह फेर लिया, पर उसे लगा जैसे अभी भी फिरोज उसकी ओर नफरत से देखे जा रहा था। आज भी हिंदुओं के घर का दरवाजा खटखटा रहे हो, मानो वह मन ही मन कह रहा था। एक तांगा पास से गुजरा। शाहनवाज ने घूमकर देखा। चौधरी मौलादाद अपनी अनोखी पोशाक पहने बिरजिस और गले में हरे रंग का रेशमी रुमाल खुले तांगे में मुसलमानी इलाके की गश्त लगा रहा था। शाहनवाज को देखकर वह हंस दिया और हाथ जरूरत से ज्यादा ऊंचा उठाकर सलाम अलैकुम कहा। शाहनवाज को झेप हुई और नौकर पर गुस्सा आया कि वह क्यों दरवाजा खोलने में देरी लगा रहा है। अंदर ताला खुलने की आवाज आई। फिर मिल्की ने धीरे से दरवाजे का पल्ला थोड़ा सा सरकाया और शाहनवाज को देखकर बत्तीसी निपोरने लगा। शाहनवाज ने पैर की ठोकर से दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया। बंद कर दो दरवाजा। जी, खान जी। घर का अंधेरा बरामदा लांघते हुए उसे स्निग्धता का भास हुआ। इस अंधेरे बरामदे में वह बहुत दिन बाद आया था। घर की सुपरिचित महक उसे अच्छी लगी। वर्षों पहले जब वह रघुनाथ के साथ बरामदा लांघकर अंदर आया करता था तो उसकी छोटी बेटी मुंह में उंगली दबाए देर तक उसकी ओर ताकती रहती थी। फिर दोनों बाहें उठा देती थी कि मुझे गोद में उठा लो। हर बार वह आता तो वह भागती हुई बरामदे के सिरे पर आ जाती थी और दोनों बाहें उठाकर हंसने लगती थी। इसी बरामदे को लांघते समय घर की जवान औरतें दरवाजे की ओर से अंदर भाग जाया करती थीं। ये भी वर्षों पहले की बात थी जब रघुनाथ शुरू में उसे अपने घर लाने लगा था। उन हंसती औरतों में से किसी की नजर शाहनवाज पर पड़ जाती तो वह भागना छोड़कर रुक जाती। हाय आप हैं, मैंने सोचा, न जाने कौन है। शाहनवाज का दिल भर आया। इस घर में उसने रघुनाथ और उसके परिवार के साथ बड़ी अच्छी शामें बिताई थीं। यहां आते ही रघुनाथ के छोटे भाई की बहू उसके लिए अंडों का ऑमलेट बनाने चली जाती थी। घर के सभी लोग जानते थे कि शाहनवाज को ऑमलेट खाना पसंद है और धीरे धीरे घर के सभी लोग आंगन में आकर बैठने लगते थे। खान जी, घर के सब लोग सुख से हैं न जी? मिल्की ने हाथ जोड़कर पूछा। तभी शाहनवाज का ध्यान मिल्की की ओर गया। मिल्की हाथ जोड़े घिधियाटा सा सामने खड़ा था। मिल्की की गैली आंखें और बातें करने का गिड़गिड़ाहट भरा ढंग और पिचका हुआ शरीर उसे कभी भी पसंद नहीं आया था। इस वक्त भी मिल्की की आंखें गंदी थीं। कभी कभी घर के सभी लोग मिलकर मिल्की से मजाक करते तो वह शर्माकर बाहों से अपना मुंह ढक लेता, बिल्कुल औरतों की तरह, तो सभी खिलखिलाकर हंसने लगते। तब वह शाहनवाज को बुरा नहीं लगता था, पर आमतौर पर वह उसे लसलसी छिपकली सा लगा करता था। न जाने मिल्की कहां से आया था, न पंजाबी था, न गढ़वाली। अपने घिसे पिटे छोटे छोटे दांतों के बीच से किसी खिचड़ी भाषा के शब्द पीस पीस कर निकालता था। आंगन के एन बीचों बीच 3 ईंटें रखकर मिल्की ने अपना चूल्हा बना रखा था। उसकी राख आंगन में जगह जगह बिखरी थी, पर इससे भी ज्यादा बीड़ियों के टुकड़े जगह जगह पड़े थे। तो रसोईघर के अंदर अपनी हांडी क्यों नहीं पकाता? शाहनवाज ने पूछा। मिल्की सिर टेढ़ा करके मुस्करा दिया। अकेला हूं साहिब जी, यहीं पर अपनी दाल चढ़ा लेता हूं। रसद काफी है न, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? बहुत है खान जी, साथ वाला नानबाई है न, वह भी रोज पूछ लेता है।
आप ही उसे बोलकर गए थे। कौन सा नानबाई? साहिब, जो नाले के पास बैठता है। वह मुझे बीड़ी के पैकेट भी फेंक देता है। बहुत भला आदमी है। और मिल्खी खी खी करके हंस दिया। आंगन के अंदर से एन रसोईघर की बगल में से सीढ़ियां ऊपर को चली गई थीं। शाहनवाज ने सीढ़ियों पर पैर रखते हुए आंगन में देखा। बड़े कमरे का दरवाजा जो आंगन में खुलता था, बंद पड़ा था। कमरे के अंदर क्या है, वह एक एक चीज को जानता था। अंगीठी पर रघुनाथ की मां का चित्र रखा है। कमरे में 2 खाटें और एक ऊंचा पलंग बिछे हैं। बंद दरवाजे को देखते हुए उसे बड़ा सूना सूना लगा। बंद दरवाजे के बाहर दहलीज के साथ मिल्खी की चिलम उल्टी पड़ी थी। पास में मैला सा कपड़े का चिथड़ा पड़ा था। तू यहां बैठा क्या करता रहता है? फर्श भी नहीं बुहारता। अब क्या बुहारना साहिब जी, अब तो वे चले गए, मिल्खी ने बत्तीसी निपोरते हुए कहा। शाहनवाज को लगता कि जब वे बातें करते हैं तो जैसे गुंबद में से आवाज आती है और जब वे बोल चुकते हैं तो फिर चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। असबाब वाली कोठरी बीचवाई छत पर है न? जी, इधर सीढ़ियों के सामने, जहां बड़े ट्रंक रखे हैं। और मिल्खी शाहनवाज के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। चाबियों के गुच्छे में कुछ नहीं तो 15 चाबियां होंगी। कुछ एक छोटी छोटी पीतल की चाबियां थीं। भाभी ने पहले बड़े ताले की चाबी अलग करके दिखाई थी, फिर अलमारी के ताले की छोटी सी पीतल की चाबी दिखाई थी। ये चाबी है खान जी, भूलना नहीं। पर शाहनवाज को चाबी ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। इस बड़े ताले की कौन सी चाबी है, तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ साहिब जी, मैं बताऊंगा। और मिल्खी चाबियों के गुच्छे पर झुककर यूं ढूंढने लगा जैसे कोई मुनीम बही पर झुककर आंकड़े पढ़ता है। ले देकर मिल्खी शाहनवाज की कोहनी से कुछ ऊपर तक आता था। शाहनवाज को पगड़ी के नीचे से मिल्खी की चुटिया झांकती नजर आई। बाएं कान के ऐन ऊपर कनखजूरे की तरह निकली हुई थी। शाहनवाज को झुरझुरी सी हुई। मिल्खी ने ताला खोल दिया। कोठरी के अंदर घुटन थी और अंधेरा था। मिल्खी ने आगे बढ़कर कोठरी की एक खिड़की खोल दी जो घर के पिछवाड़े की ओर खुलती थी और जहां से एक मस्जिद का पूरा आंगन नजर आता था। खिड़की खुल जाने से कोठरी के अंदर रखी सभी चीजें साफ नजर आने लगीं। कोठरी में घुटन थी, पर उससे अधिक औरतों के कपड़ों की महक थी। तीनों भाइयों की बीवियां, लगता था घर छोड़ने से पहले, जैसे तैसे अपने कपड़े लपेटकर कोठरी में ट्रकों के ऊपर फेंक गई थीं। कोठरी संदूकों और ट्रकों से ठसाठस भरी थी। ट्रकों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए वह उस अलमारी तक जा पहुंचा, जिसमें जेवरों का डिब्बा रखा था। तभी उसकी नजर खुली खिड़की से मस्जिद के आंगन में पड़ी। वजू करने के ताल के पास बहुत से आदमी बैठे थे। लगता था उनके बीच किसी आदमी की लाश रखी थी। उसकी आंखों के सामने उस जनाजे का दृश्य भी घूम गया जब मोटर में वह रघुनाथ के घर की ओर जा रहा था। देर तक शाहनवाज खिड़की में से मस्जिद की ओर आंखें लगाए रहा। डिब्बा निकालने में देर नहीं लगी। नीली मखमल से ढका डिब्बा, जो घर की किसी स्त्री का सिंगार बक्स था, उसने बड़े एहतियात से निकाल लिया और अलमारी को ताला लगा दिया। बाहर आने पर दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। मिल्खी के हाथ में चाबियों का गुच्छा था और वह आगे आगे उतर रहा था। डिब्बे को दोनों हाथों में उठाए शाहनवाज पीछे पीछे चला आ रहा था जब सहसा उसके अंदर भभूका सा उठा। न जाने ऐसा क्यों हुआ। मिल्खी की चुटिया पर नजर जाने के कारण, मस्जिद के आंगन के लोगों की भीड़ को देखकर, या इस कारण कि जो कुछ वह पिछले 3 दिन से देखता सुनता आया था वह विष की तरह उसके अंदर घुलता रहा था। शाहनवाज ने सहसा ही बढ़कर मिल्खी की पीठ में जोर से लात जमाई। मिल्खी लुढ़कता हुआ गिरा और सीढ़ियों के मोड़ पर सीधा दीवार से जा टकराया। जब वह नीचे गिरा तो उसका माथा फूटा हुआ था और पीठ टूट चुकी थी, क्योंकि जहां गिरा वहां से वह उठ नहीं पाया। शाहनवाज उसके पास से निकलकर आया तो मिल्खी का सिर नीचे की ओर लटक रहा था और टांगें आखिरी 2 सीढ़ियों से लटक रही थीं। शाहनवाज का गुस्सा, जिसका कारण वह स्वयं नहीं जानता था, बराबर बढ़ता जा रहा था। पास से गुजरते हुए उसका मन हुआ पैर उठाकर उसके मुंह पर दे मारे और कीड़े को कुचल दे, पर सीढ़ियों के मोड़ पर उसे अपना संतुलन खो देने का डर था। नीचे आंगन में पहुंचकर उसने एक बार मिल्खी की ओर देखा। मिल्खी की आंखें खुली थी और शाहनवाज के चेहरे पर ऐसे लगी थी मानो बात उसकी समझ में भी न आ रही हो कि उसकी किस भूल से खफा होकर खानजी ने उसे मारा था। मिल्खी के मुंह से गिरते समय घुटता सा शब्द निकला था, पर अब मिल्खी चुप था। या तो भय से ही दम तोड़ गया था, या बेहोश पड़ा था, या फिर गर्दन की हड्डी टूट गई थी। शाहनवाज ने उसे वहीं छोड़ा। जेवरों का डिब्बा बगल में दबाकर वहां से निकल आया और बड़ा ताला जो पहले मिल्खी ने घर के अंदर लगा रखा था उसे घर के बाहर लगा दिया। उसी रात भाभी के हाथों में जेवरों का डिब्बा देते हुए शाहनवाज विचलित नहीं हुआ। डिब्बा हाथ में लेते समय भाभी की आंखें डबडबा आईं। भाभी का रोम रोम कृतज्ञता से भर उठा था। रघुनाथ अंदर ही अंदर उसके चरित्र, उसके ऊंचे विचारों की प्रशंसा कर रहा था, जिनके कारण आज के जमाने में जब चारों ओर आग की लपटें उठ रही थी,
एक मुसलमान दोस्त उसके प्रति इतना निष्ठावान था। पर एक बुरी खबर भी लाया हूं भाभी। क्यों, क्या चोरी हो गई है? नहीं, मिल्की सीढ़ियों पर से बुरी तरह गिरा है और शायद उसकी कोई हड्डी टूट गई हो। पहले सोचा किसी डॉक्टर वाक्टर को बुलाऊं, पर आजकल डॉक्टर मिलते कहाँ हैं। कल उसका कोई इंतजाम करूंगा। बेचारा, कहो तो उसे यहां डाल जाऊं, वहां अकेला कहां पड़ा रहेगा। मैं अपना कोई आदमी रखवाली के लिए छोड़ आऊंगा। पर भाभी और रघुनाथ दोनों ही इस सुझाव पर हिचकिचाए। वे स्वयं नए इलाके में अभी अजनबी थे। उनसे एक मरीज की देखभाल कहां होगी। अगर शाहनवाज के लिए डॉक्टर ढूंढना कठिन हो रहा है तो उनके लिए कहां संभव होगा। मैं इंतजाम कर दूंगा, शाहनवाज ने सिर हिलाकर कहा। कोई न कोई इंतजाम हो जाएगा, ऐसी मुश्किल भी क्या है। भाभी इस बात पर भी शाहनवाज की कृतज्ञ थी और उसके ऊंचे प्रशस्त ललाट, दमकते चेहरे को देख देखकर उसे लग रहा था जैसे वह किसी पुण्यात्मा के दर्शन कर रही है।